मंजरी बाथरूम में कपड़े धो रही थी। खुद के कपड़ों के साथ साथ वह अपने पापा के कपड़े भी धो रही थी। कपड़े थोड़े ज़्यादा ही गंदे हो गए थे। वैसे भी आजकल सर्दियों का मौसम था तो उसे गर्म कपड़े धोने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तभी उसकी सास अपनी 10 से 12 साड़ियाँ लेकर आई और उसके ऊपर फेंकती हुई बोली, बहू, यह सारी साड़ियाँ भी साफ़ कर देना। मंजरी हैरान रह गई। वह कहने लगी, मम्मी जी, यह साड़ियाँ मैं कल साफ़ कर दूँगी तो नहीं चलेगा क्या? उसकी सास कहने लगी, नहीं, मुझे तो अभी के अभी यह साड़ियाँ साफ़ चाहिए। अब मंजरी बेचारी क्या करती? उधर दोपहर के खाने का समय होने वाला था। फिर भी सास की साड़ियाँ लाकर धोने के लिए दे दी थी। वह फटाफट से हाथ चलाने लगी। कपड़े धोते धोते उसकी कमर अकड़ गई थी। फिर वह कपड़े लेकर उन्हें तार पर फैला कर आई और सीधा लंच बनाने के लिए रसोई में घुस गई। मंजरी जल्दी जल्दी रसोई में हाथ चला रही थी। एक तरफ कुकर में उसने खिचड़ी चढ़ाई हुई थी। सीटी की तेज़ आवाज़ ने उसके हाथ की गति को और भी तेज कर दिया, क्योंकि खिचड़ी उतारने के बाद उसे सब्जी भी छौंकनी थी। वह फटाफट से सब्जियां काटे जा रही थी। तभी उसकी सास रसोई के दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, वाह बहू, पहले तो तुमने खिचड़ी बना ली। सबसे पहले तुम्हें अपने बाप की भूख का ही ख्याल है ना? यह नहीं सोचती कि सास भी घर में भूखी पड़ी हुई है, उनके लिए जल्दी से 4 रोटियां सेक दूँ। सास के ताने सुनकर मंजरी हड़बड़ा गई और कहने लगी, वो मम्मी जी, खिचड़ी तो मैंने सुबह ही कुकर में डाल दिया था, बस गैस ऑन करना था। अभी देखिए, मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। सब्ज़ी बनाने रख कर मैं फटाफट साथ ही साथ रोटियां भी सेक दूंगी। उसकी सास मुंह बनाते हुए बोली, ला, तब तक कुछ फल ही काट कर दे दे। मैंने नहीं सोचा था कि अपने बाप की देखभाल करने के लिए तू मेरे खाने पीने में समझौता करेगी। आजकल तो तुझे अपने बाप के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। सास के ताने को सुनकर मंजरी की आंखें गीली हो गईं, लेकिन अभी उसके पास रोने की भी फुर्सत नहीं थी। इसलिए झटपट से वह दौड़कर फ्रिज के पास गई। फ्रिज से उसने जल्दी से सेब काटकर एक प्लेट में डालकर अपनी सास के आगे बढ़ा दिए। तो उसकी सास कहने लगी, बिल्कुल गंवार ही है ना तू? तुझे पता है मैं सेब को छिलकों के साथ नहीं खा सकती। मेरे दांतों में उसके छिलके फंसते हैं। तूने छिलके ही नहीं उतारे। अब मंजरी ने जल्दी जल्दी कटे हुए सेबों में से एक एक करके छिलका उतारना शुरू किया। उसके काम बढ़ाने के लिए उसकी सास कुछ भी करने को तैयार रहती थी, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मंजरी के पिताजी कुछ दिनों से मंजरी के ससुराल में थे, क्योंकि वह बीमार थे। उसकी सास प्लेट लेकर हॉल में चली गई और टीवी चलाकर सोफे पर पसर गई। सेब खाते हुए वह टीवी देखने लगी। तभी भीतर से मंजरी के पिताजी कहने लगे, अरे बेटा, जरा पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। मंजरी जल्दी से एक गिलास पानी लेकर अपने पिता के कमरे की ओर दौड़ने लगी। उसकी सास फिर से उसे ताना मारते हुए कहने लगी, बाप की एक आवाज़ पर तू दौड़ी आती है, लेकिन सास को तो कोई पूछता ही नहीं। मंजरी बहुत चकित सी रह गई और सोच में पड़ गई कि आखिर उनके लिए मैं ऐसा क्या करूं जो इन्हें समझ में आए कि मैं इनका भी पूरा ध्यान रखती हूं। खैर, वह जल्दी से अपने पापा को पानी पिलाकर फिर से रसोई में आ गई। तब तक खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी थी। उसने एक प्लेट में खिचड़ी निकालकर अपने पापा के लिए रख दी। फिर फटाफट सब्जियां छौंक कर आटा गूँथने लगी। उसने खिचड़ी अपने पिताजी को ले जाकर दे दी। सब्जी भी बनकर तैयार हो गई थी, तो वह एक एक करके गर्मा गर्म रोटियां सेकने लगी और अपनी सास को भी खाना लगा दिया। उसकी सास खा पीकर आराम से अपने कमरे में जाकर लेट गई और फिर आवाज़ लगाते हुए कहने लगी, बहू, जरा मेरे पैर तो दबा दो, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। मंजरी उस समय अपने पिताजी को दवाई देने के लिए जा रही थी। उसने कहा, मम्मी जी, मैं पापा को दवाई देकर आ रही हूँ। उसकी सास का मुंह फूल गया। जब वह अपने पापा को दवाई देकर पैर दबाने के लिए आई तो उसकी सास गुस्से में कहने लगी, यह घर मेरा है। तुम्हारे पिताजी की तबीयत ना जाने कब ठीक होगी। उनके चक्कर में तुम मेरी सेवा करने से पीछे नहीं हट सकती। वैसे भी पता नहीं तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, जो बेटी के घर पर आकर अपना इलाज करवा रहे हैं। पहले के समय में तो लोग बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते थे। यह सुनकर मंजरी की आंखें भर आई, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। वह चुपचाप अपनी सास के पैर दबाने लगी। सुबह से घर के सारे काम करने के साथ साथ उसने सास के ताने भी सुने थे। अब उसे थकान भी हो गई थी और रोना भी आ रहा था। साथ ही बहुत जोर की भूख भी लगी थी, लेकिन सास अपनी सेवा करवाने के लिए उसे अपने कमरे में ही बैठाए हुए थी।
1 घंटे तक सास के पैर दबाने के बाद जब उसने देखा कि सास गहरी नींद में चली गई है, तब उठकर वह रसोई में गई और खाना खाने के लिए बैठ गई। खाना खाते खाते उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उसे अपने माँ की याद आ गई। उसकी माँ जब जीवित थी तो मम्मी पापा एक साथ कितने खुश रहते थे, लेकिन माँ के जाने के बाद अक्सर पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। अब मंजरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, तो ऐसे में जब उसके पिताजी की तबीयत खराब हुई तो वह उनकी देखभाल और इलाज करवाने के लिए उन्हें अपने घर पर ही लेकर आ गई थी। उन्हें वहाँ पर आए हुए 4 दिन ही हुए थे, लेकिन उसकी सास के ताने तेज होते जा रहे थे। खैर, 1 सप्ताह के बाद उसके पिताजी की तबीयत ठीक हो गई तो वह अपनी बेटी और दामाद को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। हालांकि अभी भी मंजरी को उनकी चिंता लगी रहती थी, लेकिन घर पर नौकर था तो उसे इतना तो पता था कि पापा की देखभाल हो जाएगी। वैसे भी अब उनकी तबीयत ठीक थी तो वह अकेले रहने लगे। अगले दिन ही मंजरी की सास ने उसे कमरे में बुलाया और कहने लगी, बहू सुन, यह बिल है। मंजरी हैरान रह गई और कहने लगी, मम्मी जी, यह 5,000 का बिल कैसा है? तो उसकी सास कहने लगी, बहू दिखाई नहीं देता, इसमें तुम्हारे बीमार बाप के यहाँ रहने से लेकर खाने पीने तक का खर्च है। जब तक तुम उनसे रुपए नहीं मांग लेती, तुम बस इस घर के काम करो, तुम्हें अपने पापा के पास जाने को नहीं मिलेगा। पहले फ़ोन पर उनसे सारा हिसाब किताब क्लियर करो, वहाँ जाने की सोचना भी मत। मंजरी हैरान ही रह गई। उसे समझ में ही नहीं आया कि उसके सास की सोच इतनी छोटी कैसे हो सकती है। अभी वह कुछ बोलती, इसके पहले ही उसका पति अभिराज वहाँ पर आ गया और कहने लगा, माँ, तुमने बिल बना लिया, ज़रा मुझे भी तो दिखाओ। और कितने का बिल बनाया है तुमने? अच्छा, खाने पीने से लेकर यहाँ रहने तक का खर्च जोड़ लिया है तुमने? यह तो बहुत अच्छी बात है माँ, लेकिन आज तुम्हारी जानकारी के लिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। देखो, हिसाब किताब अगर लगा ही रही हो तो पक्का हिसाब बनाओ। तुम्हें मेरे ससुर जी से 5,000 मिलेंगे नहीं, बल्कि मेरे ससुर जी को तुम्हें 95,000 देने चाहिए। यह सुनकर उसकी माँ अवाक रह गई और कहने लगी, यह तो क्या बकवास कर रहा है? मैं भला इसके बाप को रुपए क्यों दूंगी? मैंने उनका कौन सा कर्जा खाया है? अभिराज हंस पड़ा। वह कहने लगा, माँ, रिश्तों में रुपए पैसे जब भी बीच में आते हैं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, लेकिन मेरे ससुर जी की एक बहुत अच्छी बात यह है कि वह बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं। तुम्हें तो पता भी नहीं, जब तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था 1 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। ऐसे समय पर मेरे ससुर जी ने बिना मांगे वह रुपए लाकर मुझे दे दिए थे। जब उन्हें वह रुपए लौटाने की कोशिश की तो उन्होंने नहीं लिए, क्योंकि उनका कहना था कि हम तो एक ही परिवार हैं, बस हमारा रहना ही अलग अलग जगह पर होता है और आगे चलकर सब कुछ तुम लोगों का ही है। तो मैं यह 1 लाख रुपए वापस नहीं लूँगा। समधन जी की जान बच गई, बस रुपए देने सफल हो गए। ऐसे महान इंसान के यहाँ पर 1 सप्ताह रहने का खर्च जोड़ रही हो, वह भी सिर्फ रहने और खाने पीने का, क्योंकि अपने इलाज में लगे पैसे तो उन्होंने खुद ही खर्च किए हैं, हमने 1 रुपया भी नहीं लगाया है। इससे ही तुम्हारी सोच का पता चलता है। वैसे माँ, हम भी कभी कभार किसी रिश्तेदार के घर रहने जाते हैं, वहाँ पर खाते पीते भी हैं, तो क्या वह लोग भी बिल बनवा कर देते हैं? वाकई में तुम्हारी सोच तो बहुत महान है। अब तो उसकी माँ की बोलती ही बंद हो चुकी थी। माँ को सबक सिखाने के लिए आज उसने वह सच्चाई बता दी थी जो वर्षों से उसने माँ को बताना जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि उसके ससुर जी ने खुद ही मना किया था कि समधन जी को यह सब कुछ पता चलेगा तो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। मंजरी के पिता को पता था कि मंजरी की सास का स्वभाव कैसा है। मंजरी की सास में अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ था। तभी तो जब उनके समधी जी 1 हफ्ते के लिए इलाज करवाने के लिए उनके घर पर आए तो यह बात उन्हें फूटी आँख भी नहीं सुहाई थी। लेकिन आज बेटे ने सच्चाई बताकर उनकी बोलती बंद कर दी थी। बेटे बहू से वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप अपनी बनाई लिस्ट ली और उसे फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। फिर चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगी। लेकिन तब तक अभिराज मंजरी से बोलने लगा, सुनो मंजरी, अपने पापा को फ़ोन लगाओ और बोल दो कि जिस नौकर को उन्होंने रखा है ना अपने घर पर अपनी सेवा करने के लिए, अपनी सारी चल अचल संपत्ति उस नौकर के नाम कर दे, क्योंकि जब तुम बेटी और मैं दामाद होकर उनकी 1 हफ्ते की सेवा भी नहीं कर सकते और अगर मजबूरी वश की है तो उस सेवा को करने के बदले हमें उनसे पैसे लेने चाहिए, तो फिर उनकी संपत्ति के 1 रुपये पर भी उनकी इकलौती बेटी होने के नाते तुम्हारा हक नहीं बनता, समझी ना?
तो तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाकर उनसे बोलो कि अपनी विल बनवा ले। मंजरी की सास अजीब सी नज़रों से बेटे को देख रही थी और बोल रही थी, पागल हो गया है क्या? मंजरी उनकी इकलौती बेटी है तो उनकी सारी संपत्ति पर मंजरी का हक बनता है। अभिराज ने भी पलट कर बोला, हाँ माँ, या तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि उनकी सारी संपत्ति पर मंजरी का हक बनता है, लेकिन यह बात आपको समझ में नहीं आती कि उनकी सेवा करना भी मंजरी और मेरा फ़र्ज बनता है। क्यों माँ? क्यों एक दामाद सिर्फ अपने ससुराल से ले सकता है, ससुराल में कुछ दे नहीं सकता? जब माँ बाप खुले तौर पर यह बात बोलते हैं कि हमारी संपत्ति तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम हमारी सेवा करोगे, तो सास ससुर दामाद से भी तो ऐसी बातें बोल सकते हैं ना। आखिर दो अलग अलग बुजुर्गों के लिए अलग अलग नियम तो नहीं हो सकते ना। अभिराज की माँ के पास उसकी बातों के लिए कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप अपने कमरे की ओर जाने लगी, लेकिन शायद आज उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि हमेशा किसी की मदद करने को रुपए पैसों से नहीं तौलना चाहिए, क्योंकि कब कौन किस रूप में हमारी मदद करने आता है यह हमें पता नहीं चलता। और यहाँ पर तो उनकी मदद समधी जी ने पहले ही कर दी थी। वह शर्मिंदगी से भर उठी। वह अपने कमरे की ओर जाते हुए मंजरी से बोल रही थी, सुनो मंजरी, अपने पापा को फ़ोन कर दो या फिर रहने ही दो, फ़ोन मत करो। तुम सीधा अपने पापा के पास चली ही जाओ और उन्हें लेकर यहाँ आ जाओ। अकेले हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, क्यों उस घर में अकेले रहेंगे? यहाँ पर अपनी बेटी दामाद के साथ रहेंगे ताकि अपने बेटी दामाद की नज़रों के सामने रहें और कोई दिक्कत होने पर उनके बेटी दामाद उनकी सेवा कर सकें। तुम तुरंत के तुरंत अपने पापा के पास चली जाओ और अभिराज तुम भी साथ में जाओ। उन्हें समझा बुझाकर यहाँ ले आना। ज़रूरत पड़ी तो मुझे फ़ोन करना, मैं उनसे बात करूँगी। अकेले बुजुर्ग का इस उम्र में अकेले रहना सही नहीं है, यह बात मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। और मंजरी का कोई भाई नहीं है तो उसके पिता की जिम्मेदारी उसकी और तुम्हारी ही बनती है। मंजरी ने राहत की सांस ली कि अभिराज के उठाए एक कदम की वजह से आज बात आगे नहीं बढ़ी और उसके पिता को इस बात की भनक भी नहीं लगी। साथ ही साथ उसकी सासू माँ को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। खैर, यहाँ पर तो बात संभल गई, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ एक जैसी ही स्थिति हो। ज़रूरी नहीं कि जितनी आसानी से मंजरी की सासू माँ को अपने बेटे की बात समझ में आ गई, हर किसी को समझ में आ जाए। क्योंकि दुनिया का एक बहुत बड़ा कड़वा सत्य यह है कि अक्सर ससुराल वाले बहू से उसके मायके की संपत्ति पर हक जताने को तो कहते हैं, लेकिन फ़र्ज निभाने में उसे पीछे खींचते हैं। दोस्तों, क्या अभिराज ने जो कुछ भी किया सही किया, या फिर उसे अपनी माँ से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर कहानी पसंद आई हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।